तो एक लैंडमार्क जजमेंट आई है और जजमेंट क्या है उसको जानने के लिए आज हम वकीलों से मिलने जा रहे हैं। मेरे साथ है प्रियाशा मैम जी। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि जिस जजमेंट की बात हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं वो जजमेंट आखिर है क्या? बेसिकली ये जजमेंट जो अभी परसों आई है, इसमें जितना भी प्रिजनर्स जो थे प्रिजन में, उनके अगेंस्ट जितनी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होती थी उसके अगेंस्ट ये जजमेंट बहुत अच्छी रिमार्केबल जजमेंट है। इसमें जितने भी प्रिजन जब जैसे प्रिजन में आते हैं तो उनके रजिस्टर एक मेंटेन किया जाता फॉर्म भरा जाता है। हाँ जी, तो उस रजिस्टर के अंदर उनका एक कॉलम बनता था जहाँ पे उनकी कास्ट वगैरह नोट डाउन की जाती मैम आज तक होता था ये सब? ये मॉड्यूल फॉलो किया जाता है प्रिजन्स में। तो उस बेसिस पे जो इन प्रिजन जितनी भी ड्यूटीज़ वगैरह प्रिजनर्स को दी जाती थी वो सारी ड्यूटीज़ उनके कास्ट बेसिस पे एक्चुअली अभी तक फॉलो किया जा रहा है। एंड जो हमारा आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो स्पेशली स्टेट करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं होनी चाहिए। बट ये प्रैक्टिस आजकल अभी तक प्रिजन्स में फॉलो की जाती है। तो इसीलिए जो जजमेंट है ये प्रैक्टिस को स्टॉप करने के लिए है। और उन्होंने कहा ये जितने भी रूल्स हैं प्रिजन के उनको मॉडिफाई किया जाए और ये सेगमेंट हटाया जाए ताकि किसी भी प्रिजनर के कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मैम आपका कहने का मतलब है जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते थे जो जैसे जेलों में काम होता था, मतलब इस तरह से प्रैक्टिसेस आज भी चलती थी? जैसे ये पहले प्रैक्टिसेस चलती थी जहाँ पे हम कहते थे अनटचेबिलिटी या जितनी भी मीनियल जॉब्स होती थी वो सारी कास्ट के बेसिस पे डिवाइड की जाती थी। तो वही प्रैक्टिस प्रिजन्स में भी फॉलो की जा रही है। आपको लगता है ये जो राइट टू लिविंग है उसको मतलब दिखाता है कि आज जस्टिफाई हुआ है? सो ये तभी मैंने कहा ये बहुत रिमार्केबल जजमेंट है कि अगर हम किसी को एज ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, अगर चाहे वो प्रिजनर्स प्रिजन में भी हैं, उनका भी एक राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी का उनका भी एक राइट जो है वो उनके पास है। तो ये आर्टिकल 15 हमारा ये कहते हैं कि कोई भी बेसिस कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, चाहे वो कोई प्रिजनर जो प्रिजन में अपनी सेंटेंस अंडरगो कर रहा हो। तो ये बहुत रिमार्केबल जजमेंट है इस प्रैक्टिस को स्टॉप करने के लिए। मैंने प्रियाशा जी से बात की, मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर और भी वकील साहब हैं। वकार साहब कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर। सर क्या आपको कैसा लगता है जजमेंट की, ये जजमेंट रिमार्केबल क्यों है और कोई पहलू? सर इसमें देखा जाए तो इस जजमेंट के हिसाब से क्या होता था कि हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बोलता है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17। इसमें क्या होता है सर कि प्रिजन में क्या होता था कि जाति के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से वहाँ पे उनको काम दिया जाता था, जबकि ये गलत था। एक बंदे को कहा, जबकि हमें आर्टिकल 14 बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, हमारा फंडामेंटल राइट, वो बोल रहे हैं कि हमें हर बंदे को बराबरी का हक दिया जा रहा है, लेकिन जेल में उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये दशकों से ये चीज़ चलती आ रही थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बार उसके बारे में एक लैंडमार्क जजमेंट दी है जिसमें ये बताया गया है कि किसी को भी उसके जाति के हिसाब से काम ना दिया तो आपके हिसाब से ये ड्रैकोनियन लॉ था? हाँ कह सकते हैं जी। अगर कोई और ऐसे चीजें हैं जो और बदलना चाहिए, आप किस बारे में कहेंगे? अब मैं ये देखा जाए तो धीरे धीरे सुधार आ रहा है, बड़ी सारी चीजों में अमेंडमेंट भी आ रही है। रीजन ये है कि जिस चीज की डिमांड पड़ रही है उसके हिसाब से काम किया जाए, क्योंकि बर्डन बहुत है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, केसेस लगने में टाइम लगता है, जो भी उधर आ रहा है लेकिन उसका हल निकाला जा रहा है। जितना मैं एक और चीज की मुबारकबाद दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी रिमार्केबल अब जजमेंट्स है वो दुनिया के सामने पब्लिक हो रही है। यूट्यूब में आया तो पहली बार उसमें 8 लाख व्यू आया, तो ये कितना आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी लाता है? ट्रांसपेरेंसी ये भी, डिजिटलाइजेशन का भी बहुत बड़ा इसमें फैक्टर रहा है। इसकी वजह से हर एक बंदे तक, आम जनता तक ये जो भी हमारी जजमेंट आएगी, जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के होगा, वो हर एक व्यक्ति तक वो जानकारी जो है पहुंचाई जा रही है। तो आपने देखा वकार साहब ने कहा कि डिजिटलाइजेशन जिस तरह आ रही है और इस तरह की न्यू इंप्रूवमेंट आ रही है, ये काफी रिमार्केबल है। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पे सुगंधा गंडोत्रा जी भी इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या विचार है इसको लेकर। मैम नमस्कार, आपका स्वागत है। मैम किस तरह से देखते हैं आप इस रिमार्केबल जजमेंट को? आप सबने बता दिया कि रिमार्केबल है क्योंकि वाकई में फंडामेंटल राइट को जेल में, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि वो कैदी हैं, कैदियों के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कदम है और वकील आके इसके बारे में इतनी तारीफ करें तो वाकई में रिमार्केबल होगा। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर प्रिजनर्स हैं पर हैं तो इंसान ना, तो उनके लिए भी हमें स्टैंड लेना पड़ेगा कि उनको बेसिक राइट्स मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, मतलब कि उन्होंने खुद ही इस मुद्दे को उठाया है कि प्रिजनर्स के साथ ऐसा अन्याय ना हो। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि प्रिजन्स में चल क्या रहा था। एक मॉडल प्रिजन मैनुअल है 2013 का, जो 2023 में रिवाइज किया गया। उसमें भी उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो मैनुअल जो फॉलो नहीं हो रहा 2013 का, 2023 का, उसमें स्कैवेंजर हंट है। स्कैवेंजर हंट जैसे अभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि वो सेग्रीगेट कर रहे हैं लोगों को अलग अलग। स्कैवेंजर हंट की जैसे अगर राइवलरीज हैं दो कास्ट में, तो जो भी हेड में है वो डिफरेंशिएट कर देते हैं बाकी प्रिजनर्स को। बिल्कुल, जेल मर्डर्स वगैरह की कंप्लेंट भी थी। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि प्रिजनर्स का भी हमें राइट्स का ध्यान रखना है।
मैम, और आपको लगता है कि जो जैसे जेल राइट्स होते थे इसमें भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा इस वजह से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो सेक्शंस है जाति ना बताना, वो मेरे ख्याल से ये डिस्क्लोज भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? एक तो ये जाति से रिलेटेड तो है, इवन विमेन से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि विमेन से रिलेटेड भी प्रिजन्स में बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं कि डिस्पाइट अगर उन्होंने क्राइम किया, उनको क्राइम की तरह अंदर तो सारी क्रिमिनल है ना, तभी वो किसी उसमें अंदर है। कोई लोग जबरदस्ती अंदर हो गए हैं, बिना क्राइम किए ही अंदर है, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि अनलेस प्रूव गिल्टी तब तक आप इनोसेंट है। तो अगर किसी को जेल हो गई है और वो इनोसेंट है, वो तो हमारे ऊपर, कोर्ट के ऊपर है ना कि वो इनोसेंस उनकी प्रूव करे। तो इसीलिए अगर कोई ऐसे प्रिजन में है तो उसमें अब लेडीज हैं या कोई भी कास्ट जेंडर इक्वालिटी नहीं होती तो उसमें ऐसे लोगों के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो तो बिना बात के अंदर हो गए हैं और जो ऑलरेडी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो मैं मैनुअल आपको बता रही थी उसमें कहीं भी हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में नहीं बताया हुआ। उनका अलग सेल होना चाहिए, इनका अलग सेल होना चाहिए कि जो लगातार क्राइम्स कर रहे हैं उनको अलग रखा जाए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अलग रखा जाए, और ऐसे लोगों को जो अभी जिनका अभी सुनवाई नहीं हुई है उनको अलग रखा जाए। तो मैम, अगर कोई चीज़ आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्या बताएंगे आप? यही बताना चाहूँगी कि हमें ह्यूमन राइट्स का स्टैंड लेना है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन राइट्स इज़ फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट जस्ट फॉर लॉयर्स, जर्नलिस्ट या डॉक्टर्स। हमें एज अ होल स्टैंड लेना है। इवन प्रिजनर्स, इवन इफ दे हैव कमिटेड अ क्राइम और नॉट कमिटेड अ क्राइम एंड दे आर इन द प्रिजन, दैट इज़ फॉर द कोर्ट टू डिसाइड, फॉर द एंड नॉट फॉर अस टू लेबल देम। तो इसलिए हमें ह्यूमन बेसिक राइट्स तो प्रिजनर्स को देने चाहिए। जहाँ मेरे साथ सुगंधा मैम ने बात की कि हमने देखा, इन्होंने बात की बेसिकली कि हिंदुस्तान की, भारत की हम बात करें तो ये जितना भी है ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के होने के कारण हमें उनके ह्यूमन राइट्स के लिए भी देखना चाहिए, उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही ये भी देखना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पे बात करने के लिए ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट भी है, तो मैं नितिन शर्मा जी को बोलूंगा कि जरूर मेरे से बात करें। जी, आपका स्वागत है ह्यूमन राइट्स में, आपने PhD की हुई है, आपका सब्जेक्ट है, आप पढ़ाते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? जैसे कि सुगंध जी ने, प्रीशा जी ने और वकार जी ने कहा कि ये जो मैटर है सारे का सारा ये ह्यूमन राइट्स स्टूडेंट्स की एक एवोल्यूशन या जर्नी की बात करेंगे, और खासकर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, इंपॉर्टेंट डिक्टम है इसके रिलेटेड, दैट इज द ह्यूमन डिग्निटी इज द क्विंटेसेंस ऑफ ह्यूमन राइट। सो दिस डिक्टम हैज बीन इंडोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर। और ह्यूमन डिग्निटी, जैसे कि मैम ने कहा कि इट इज़ मेंट फॉर एवरीबडी, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लॉयर्स, टू जर्नलिस्ट, टू द एडमिशंस ओनली, इट इज़ फॉर एवरीबडी हूएवर ही इज अ प्रिजनर, ही इज एन अंडर ट्रायल और ही इज अ कन्विक्ट। तो वहाँ पर भी उन लोगों के भी राइट्स हैं। और खासकर ये जो कास्ट बेस्ड जो कॉलम है, जैसे आप जेल के अंदर जाते थे, एक स्पेसिफिक कॉलम है, आपको उसके अंदर वो लिखना है, और उसके बाद आपको सेग्रीगेट किया जाता है डिफरेंट बैरिक्स में। इवन तो जो लेबर है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो काम दिया जाता है उसके बेसिस पे भी दिया जाता था। तो ये मुझे लगता है कि जो कॉलोनियल एक मैकेनिज्म है, जो पिछले अंग्रेजों के शासनकाल से इस चीज़ को इंडोर्स किया गया, इसको पुख्ता किया गया, उन चीज़ों को बदलाव की जरूरत है। ये एक किस्म से उस तरह से देखा जाता था कि जैसे अंग्रेजों ने मेंशन किया होता था कि ये कास्ट तो जातिवाद ही क्रिमिनल है, मतलब वो कहीं 1960 में हटा था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि इस टाइम पे कास्टिज्म, क्योंकि ये चीज हमें आम इंसान को नहीं पता होता कि वहाँ फॉर्म होगा तो वहाँ पे कास्टिज्म के बेस पे भी होगा, मतलब बताना पड़ता होगा, मतलब ये चीज जो है बड़ा ड्रैकोनियन सा लगता है। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो समाज के अंदर छुपी हैं, हिडन है, सामने नजर नहीं आती, और हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, देखिए आज 2024 में हैं हम, बड़े से इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़े से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है, हम सभी को समानता देने की बात करता है। बट ये देखिए आज की डेट में ये प्रोविजन जो है बड़े से लोगों की नज़र से जो है ओवरलुक हो गया या देखा नहीं गया। और इवन तो जो बात की अभी मैडम ने 2023 के जो मैनुअल की, जो करेक्शन सर्विसेज एक्ट आना है, उसमें भी ओवरलुक कर दिया गया इस बात को। हालांकि 2016 का जो मैनुअल देखेंगे उसमें इस बात को छेड़ा गया कि कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों से हमें पीछे हटना चाहिए। बट 2023 का जो करेक्शन सर्विसेज एक्ट आता है उसमें इस बारे में मेंशन नहीं किया जाता। तो ये एक लिबरल इंटरप्रिटेशन जो कि इक्वलाइजिंग प्रिंसिपल को प्रमोट करने वाली आर्टिकल 14 को रियल सेंस में जो है उसको ग्राउंड में लाने के लिए आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 किसमें आया हुआ, तो क्या इसका आर्टिकल नंबर है कोई? देखिए, भारत न्याय संहिता एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन था, IPC करके उसको रिप्लेस करके आया है। बड़े से लोगों को ये भ्रांति भी है और बड़े से लोगों को डर भी रहता है कि आप सारा का सारा कानून बदल गया, ऐसा नहीं है। बट बड़े से लोगों को ये भी बड़ी सहजता लगती है, वो कहते हैं कि नहीं जी IPC वो नंबर ही चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। बट बहुत से ऑफेंसेस जो है वो नए आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता आप किसी भी बुक स्टोर पे चले जाएं, आपको ऑनलाइन है, आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की साइट पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ PDF मिलेगा, आप डाउनलोड कीजिए किसी भी लैंग्वेज पे। और देखिए भारत सरकार इतने अच्छे कदम उठा रही है, वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपको वो लॉ की जो ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर रही है। आपको डोगरी में चाहिए, डोगरी में आ जाएगा, असमीज में चाहिए, बंगाली में चाहिए, कई यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर भी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में तो मिलेगा आपको।
तो कानून पहुंचेगा इसी तरीके से। और खासकर आप जब सारे एडवोकेट्स और स्टूडेंट्स हैं, आज हम लीगल एड के लिए गए थे और जन सुनवाई की बात की हमने, हम लोगों से मिले, लोगों की बातें सुनी, राइट टू लाइवलीहुड की बात की, ई श्रम कार्ड का इशू था लोगों का, राइट टू हेल्थ की बात करेंगे तो आयुष्मान कार्ड के बारे में लोग पूछ रहे थे, और उसके बाद और भी जो इंश्योरेंस के रिलेटेड केसेस हैं एडवोकेट से, तो सबसे बड़ी बात उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी की, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, किसके पास जाना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात की। तो मसले बहुत से हैं, जब तक लोगों को आप ज्ञान नहीं दोगे तब तक कानून। नितिन जी, मैं सही इसी मायने बात पे पहुंचे। कहना चाहूंगा कि आपने बताया कि इतना सारा काम लीगल एड भी कर दिया, जुडिशरी में देखा जाए वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को अपराइट करने में कितना महत्वपूर्ण कदम है ऑन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट, क्योंकि आपसे मुझे नहीं लगता एक्सपर्ट मुझे कोई मिलेगा, लेकिन आप बताइए। देखिए, सारे इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें खाली जुडिशरी, मुझे लगता है कि जुडिशरी एक मेन पिलर है, क्योंकि जुडिशरी हर किसी को रेक्टिफाई करता है, क्योंकि जब कभी एग्जीक्यूटिव या बाकी जो इदारे हैं, लेजिस्लेचर भी रादर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट से बाहर जाते हैं तो जुडिशरी उसको रेक्टिफाई करता है। और इसके साथ साथ सिर्फ म्युनिसिपल लॉ ही नहीं कहूँगा, इंटरनेशनल लॉ की भी बात करूंगा हम, क्योंकि हमारे पास UDHR है, इंटरनेशनल कोवेनेंट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, और इंटरनेशनल कोवेनेंट है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की। और उसके साथ साथ बाकी वर्गों के लिए, आप वुमेन के लिए बात करेंगे तो सीडा हमारे पास है कन्वेंशन, बच्चों के लिए बात करेंगे तो चाइल्ड राइट कन्वेंशन है 1989 की, और उसके साथ साथ जो लोग हैं रिफ्यूजीज के लिए अलग से कन्वेंशन है, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए अलग से है। तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे ये सारे लोग मिलने के बाद, और जितने भी इदारे हैं समाज में, हर किसी आदमी का रोल है। हम आप कहेंगे कि पुलिस वाला ही का सारा कानून इंप्लीमेंट करेगा, उनकी ड्यूटी बनती है, बट इन द मीन टाइम एक पब्लिक एज ए सिटीजन भी हमारी ड्यूटी है कि जब कोई क्राइम होने वाला हो, एंटिसिपेटेड हो या हो चुका हो, हम भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का साथ दें। और जुडिशरी के पास भी बहुत, जुडिशरी इज ऑलरेडी ओवरबर्डन, और ये आप लो लेवल पे देखेंगे तो करोड़ों के हिसाब से केस सबॉर्डिनेट जुडिशरी के पास है। कम से कम 80 लाख केस जो है हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, और कम से कम 1 लाख केस अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो अगर आप जुडिशरी के अंदर भी देखेंगे तो वहां पर भी रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है, नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करने की जरूरत है, वहां पर मीडिएशन कंसलिएशन का प्रोसेस लाने की जरूरत है, डिजिटाइजेशन की बात इन्होंने की, वो इकोसिस्टम प्रमोट करने की जरूरत है। आप हर कोई काम बोलेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, पर जो दूर दराज वाला आदमी, उसके पास टैबलेट भी होना चाहिए, उसके पास कनेक्शन भी होना चाहिए, वो लिटरेट भी होना चाहिए। और अगर आप इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट देखें 2018 की और 21 के आसपास की भी, तो वो ये कहता है कि 1/3 जो लोग हैं इंडिया में, वो जो है वो क्या है, साक्षर हैं डिजिटली। सिर्फ जो डिजिटल लिटरेसी है उसमें एक तिहाई लोग हैं, उस 1/3 से भी 1/3 महिलाएं हैं। तो अगर 100 में से 33 लोग अगर बिल्कुल सशक्त हैं, उसमें से आप लगा लीजिए लगभग 10 या 11 के आसपास जो महिलाएं हैं। क्योंकि आप महिलाओं की बात करेंगे तो आप जो हमारे साथ जो हमारी जो सिस्टर एडवोकेट्स, आप इनको नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी भी जो भारत है वो रूरल इंडिया में, और बड़े से लोगों को साक्षरता एक एंगल में होना, सपोजिंगली कोई एजुकेटेड है, किसी ने MSc करा है, B.Ed करा है, MED करा है, उसका ये मतलब नहीं उसको लॉ के बारे में सब कुछ चीजें पता है, क्योंकि वो लीगल एजुकेशन अलग से है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन अलग से है। ब्रेकअप होता है तो आज की डेट में तभी NEP भी हमारे पास है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, ये आज की डेट में तभी इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स को प्रमोट कर रही है, ताकि हर आदमी को कानून के बारे में मालूम हो। लीगल एजुकेशन की जरूरत है, लीगल स्टडीज 10+2 में तभी हम बार बार कहते हैं इंट्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि 11th-12th में ही बच्चे को पता लग जाए कि हेलमेट नहीं डालूंगा तो क्या होने वाला है, जो बेसिक अधिकार है किसके पास जाना है। और आज की डेट में सबसे बड़ा इशू तो ये है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि किसके पास कंप्लेंट लेके जाना है, रिड्रेसल तो बात की बात रही। तो हम ये चाहते हैं कि आम जनमानस तक मीडिया के माध्यम से, मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, और मीडिया का एक सबसे अहम जो कदम है, अहम जो इस एरिया में मीडिया हम लोगों की आवाज़, सभी लोगों की आवाज़, स्टूडेंट की आवाज़, किसी एग्रीड की आवाज़ सामने लाएगा। मुझे लगता है आम लोगों तक बात पहुंचेगी, और इसी तरीके से जब हर जन साक्षर होगा तभी मुझे लगता है एक विकसित भारत बनेगा। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you, sir. तो मेरे साथ ये थे एडवोकेट्स, और जिन्होंने बताया कि क्यों आज जो जिस बारे में हमने बात की कि जो ह्यूमन राइट का वायलेशन था, जेल में होता था, क्यों ये जरूरी था इस तरह का कानून आना, और किस इस तरह की जजमेंट आनी उन लोगों के लिए जो जेल में थे। और साथ में इन्होंने और भी कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक्स पे बात की, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या जो पेंडिंग केसेस हो। तो वो बोल रहे कहीं ना कहीं इंडिया की हम डेमोक्रेसी को देख रहे हैं, सब साथ मिलकर चल रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आगे जाकर जो ये जो रिया है, ये जो जजमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट करेगी। आपका क्या विचार है इस बारे में? जरूर अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में दें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।